नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं सेब राइट्स। हमारे यूट्यूब चैनल सेब राइट्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में खड़ा हूं और हमारे साथ कुछ युवा बातचीत करने के लिए हैं। इनसे मैं समसामयिक जो देश के समसामयिक मुद्दे हैं, जो खासकर पॉलिटिकल मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कृष्ण यादव है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मेरा इस समय पीजी चल रहा है, एमए सोशियोलॉजी। आपका एमए चल रहा है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे तमाम विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, शिक्षा को महंगी की जा रही है, और जिस तरीके से चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर हो लागू करने की जो उसमें सिफारिशें थीं, ये ओबीसी खासकर अदर बैकवर्ड क्लास जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की जाए, तो क्या विश्वविद्यालय उस पर कोई कदम उठा रहा है? कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, इस समय वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के द्वारा जो चीज़ें करनी चाहिए, मुझे लगता है कि गरीब छात्र को लेके या किसान के बेटे को लेके जो चीज़ें निर्धारित करनी चाहिए, आज विश्वविद्यालय उनसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपरीत दिशा में जा रहा है। क्योंकि फ़ीस को लेके, इससे पहले लैब की फ़ीस को लेके आप सभी लोगों के नेतृत्व में रहा और सभी छात्र हैं, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो हमसे बताया गया कि वो 1000 रुपये जो एमए में लैब की फ़ीस का कोई आधार नहीं होता है, वो सब लोग जानते हैं। तो जब हम लोग की बात हुई वहाँ, तो उनके द्वारा हमको आश्वासन दिया गया कि हम आपको या फिर ये फ़ीस ऐड कर देंगे या फिर ये माफ़ कर दी जाएगी। और हमने जब सवाल हमारे द्वारा किया गया कि ये कैसे हो गया, तो उन्होंने बोला ये गलती से हो गया, हमें नहीं पता है। तो एक बात उनको ये निर्धारित करनी चाहिए कि गलतियाँ, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है विश्वविद्यालय के फ़ीस सबमिट करने से पहले, तो ये गलती हो नहीं सकती। उसके बाद फिर अब एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जा रही है 100 रुपये। तो ये सभी चीज़ें जहाँ पर विश्वविद्यालय को आज कोरोना के बाद कहीं ना कहीं, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी भी कहा करते थे कि जब तक इस देश का किसान नहीं सुधरेगा, उनकी सदन में मैंने बहुत सी चर्चाएं और भाषण सुने। उनका कहना था कि मेरे देश का किसान जहां हर कहीं ना कहीं रोज़गार और कारोबार फ़ायदे में जा रहा है, वहां मेरे देश का किसान घाटे में जा रहा है। तो आज किसान का बेटा जहां कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गाँवों पे इसका ज़्यादा असर पड़ा है। तो आज फ़ीस को जहाँ सस्ता करना चाहिए, वहाँ विपरीत दिशा में चीज़ें जा रही हैं। और आने वाले टाइम में जो ये निजीकरण की व्यवस्था बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं अमीर लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। निजीकरण से फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार होगा, जो आम जनमानस है उनके लिए बेहतर होगा। तो निजीकरण का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? निजीकरण क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारे नेता आज जिनकी जयंती है, उन्होंने भी कहा था कि आज के 60 लोहिया से जी। 50 से 60 के दशक में ही उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले समय में जब निजीकरण होगा, तो हमारे संसाधन जो एक अमीर लोग होते हैं देश के, उनके हाथों में चला जाएगा। जब वो अमीर लोग जो आप कह सकते हैं इस समय अडानी अंबानी को लेकर जो चर्चाएं सदन में कही जा रही हों, उनको लेकर आज जो निजीकरण की व्यवस्थाएं उनको सौंपी जा रही हैं, तो आज जब एक गरीब का बेटा उनसे रोज़गार मांगने जाएगा, तो वो जो 12 घंटे का काम है या 8 घंटे का निर्धारित है सरकार के द्वारा, तो वो अपने हिसाब से निर्धारित करेंगे कार्य को, और वो अपने सगे संबंधियों को रोज़गार देने का काम करेंगे। आपकी योग्यता पर ये नहीं निर्धारित करेगा जिस दिन निजीकरण हो जाएगा पूरे देश का, वो उनके फ़ायदे पर और नुकसान पे निर्धारित होगा, वो एक व्यक्ति के कि वो कितना उस रोज़गार से फ़ायदा या नुकसान कमा रहा है। तो ये चीज़ें गरीब इंसान के लिए बताते हैं कि जब आप 8 घंटे का काम 12 घंटे आपसे लिया जाएगा और वही वेतन दिया जाएगा, तो आपके जीवन पर उसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन ये तर्क दिया जाता है कि निजीकरण होने से जिस तरीके से उसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने जिम्मेदारियों का, दायित्वों का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या निजीकरण करने से उसका व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, बदल जाएंगी? क्या है आपका पॉइंट ऑफ अब व्यू? ये जो तर्क दिया जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है सही ढंग से, तो प्रावधान है, एक्ट हैं संविधान को लेके, या हम खुद देखते हैं उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, या अदर किसी चीज़ से लेके उसको ये चीज़ बतानी चाहिए कि अगर आप सही कार्य नहीं करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। ये सब चीज़ें आप निर्धारित करिएगा। उसी चीज़ का निजीकरण करेंगे, तो निजीकरण की वो परिभाषा है कि एक व्यक्ति के हाथ में उसका पूरा नेतृत्व चला जाए। तो एक व्यक्ति जब पूरा निर्धारित करेगा, जहाँ हम लोकतांत्रिक देश में हैं, तो जब एक व्यक्ति किसी चीज़ की दिशा को निर्धारित करेगा, तो वो अपने विचार रखेगा या आपके, तो वो अपना खुद का फ़ायदा देखेगा, पूरे समाज का फ़ायदा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, और युवा है, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शैलेंद्र है। मैं बीए सेकंड ईयर का छात्र हूं और
मेरे सब्जेक्ट इतिहास, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र हैं। बीए सेकेंड ईयर। जी। विश्वविद्यालय में आकर कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? विश्वविद्यालय में देखिए, हम लोग गांव और देहात से आने वाले छात्र हैं, जो कि यहाँ पर आके हमें खुला वातावरण तो महसूस हुआ, लेकिन जिस प्रकार हमारे अग्रजों से पता चलता है कि आज का माहौल जो है ये कितना घुटन भरा हो चुका है यहाँ का। पहले का माहौल बहुत स्वतंत्रतापूर्ण था, तो हम लोग तो अभी तो वो स्वतंत्रतापूर्ण माहौल फील नहीं कर पाए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे अग्रज हमें फील कराते हैं, उस प्रकार हम सोच सकते हैं कि पहले का माहौल कितना अच्छा रहता होगा। जी। विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं, विश्वविद्यालय तक का सफ़र जो है, इसमें आप अपने माता पिता के योगदान के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर हों, सावित्रीबाई फूले हों, माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले जी हों, इनका आप कितना योगदान मानते हैं? क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू? वास्तव में देखा जाए, जिस प्रकार से मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, इतिहास में देखता हूँ कि जिस प्रकार से दलितों, शोषितों, वंचितों को दबाया गया है, शिक्षा से बहिष्कृत रखा गया है, उस प्रकार से इनका योगदान अविस्मरणीय है, जिसको हमको याद रखना ही होगा और आने वाली पीढ़ियों को बताना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब, फूले जी और बिरसा मुंडा आदि ने कितना हम लोगों के प्रति जो कि ट्राइबल जनजाति से आते थे, कितना हम लोगों के प्रति वो किया, आंदोलन किए और कितना जागरूक अभियान चलाएं और अपना खून पसीना एक कर दिया, और कितने लोग तो सूली की भांति चढ़ाए गए सवर्णों से। बाबा साहब ने अपनी 4 संतानें खो दी, जी जी। जिससे समाज जो वंचित समाज है, जो हाशिए का समाज है, वो विश्वविद्यालयों में पढ़ सके। माता सावित्रीबाई फूले ने खासकर देखा जाए तो महिलाओं में जो शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा की मनाही थी, तो महिला शिक्षा पर विशेष उन्होंने ध्यान दिया। अपने पति ज्योतिबा फूले जी के साथ मिलकर उन्होंने तमाम विद्यालय खोले। तो महापुरुषों का योगदान है आपका विश्वविद्यालय। जी, महापुरुषों का अविस्मरणीय योगदान है, जिसको कभी नकारा नहीं जा सकता, और योगदान होने के साथ साथ नए समाज का भी उत्थान हुआ है, और समाज आज भी बहुत ही अच्छी तरह से है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विश्वविद्यालय क्या शहर की रोड पर भी नहीं आ पाए हैं, और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको रोड पर लाने का कोई काम किया जाए, और उनको जितने संसाधन आज हम लोगों के लिए मौजूद हैं, उनको भी संसाधनों से संपर्क कराया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और रही बात समसामयिक मुद्दों की, आज का समसामयिक मुद्दा सबसे ज्वलंत यही है कि गरीबी क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, जनसंख्या पर नियंत्रण लागू होने के बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है देश में। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण कुमार है, मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। बीए फर्स्ट सेमेस्टर। किस ज़िले से हैं आप? मैं यहीं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं, ठीक है। जैसा कि इन्होंने बताया अभी कि बेरोजगारी देश में एक बड़ा मुद्दा है, तो इसको इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे देखते हैं? बेरोज़गारी तो एक बड़ा मुद्दा है, और इस क्षेत्र में जो हमारी सरकारें हैं, इस क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठा रही हैं, और बाकी बेरोजगारी इसलिए भी बढ़ती जा रही, जो हमारी सरकारें हैं वो जो हमारे क्षेत्र हैं, जो जैसे सरकारी क्षेत्रों को निजी हाथों में देने का काम कर रही हैं, और वो जो निजी हाथों में करने से, वो अपने हाथों में करने से वो अपने हिसाब से रखेंगे, अपने ढंग से चलाएंगे, और आपको जो सरकारी जगहों पर जो आपको काम दिया जाता है वो 8 घंटे का होता है, वो अपने हाथों में ले लेंगे तो 12 घंटे कराएंगे। पूंजीपतियों द्वारा सरबराह वर्ग का शोषण किया जाएगा। जी हाँ। आज जी भैया, भगत सिंह भी यही कहते थे, चाहे वो कोई भारतीय हो, चाहे वो कोई विदेशी हो, अगर जो श्रमिकों का शोषण करके धन संपत्ति अर्जित करता है, मैं उसका कट्टर विरोधी हूँ। तो आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का शहादत दिवस है, और आज उन्हीं के शहादत दिवस पर मैं उन्हें कोटि नमन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पूंजीपति वर्ग अगर शोषण करेगा मजदूरों का, तो हम लोगों को भी क्रांति के लिए आगे आना होगा। आपने अमर शहीद भगत सिंह को जिक्र किया, तो जो वर्तमान में वो धार्मिक सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने जो बताया, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बाधा बताया, लेकिन जिस तरीके से आज सांप्रदायिकता पे राजनीति हो रही है, वर्तमान की राजनीति, तो क्या भगत सिंह के सपनों के भारत का निर्माण हो रहा है? ये बिल्कुल भगत सिंह के सपनों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। जो आधुनिक समाज का निर्माण किया गया, सांप्रदायिकतापूर्ण छल कपट से लोगों के अंदर द्वेष की भावना भरी जा रही है, ये सरासर भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहेगा, हमारे नेताजी जैसे थे, आराध्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी कहते थे 1994-95 में ही ये बात कहा करते थे कि संघ
और भाजपा जिस दिन देश में सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर लेगी उस दिन देश में त्राहिमाम मच जाएगा। इसीलिए नेताजी चाहते थे किसी की भी सरकार बन जाए लेकिन भाजपा की नहीं बननी चाहिए। आज जो लोग देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे। वैसे भी भाजपा वाले फील नहीं होने देते कि आपके साथ अन्याय हो रहा, लेकिन जो फील कर पा रहा वही घुटा जा रहा है। और आंदोलन तब खड़ा होता जब लोग समझ जाते हैं कि हमारे साथ अन्याय होगा। इसीलिए अभी लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, पूरी मीडिया के द्वारा मतलब ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है कि आप लोग फ़ायदे में चल रहे हैं। आज तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी ने भी कहा है भारत की प्रेस को स्वतंत्रतापूर्वक कठोर सवाल पूछने चाहिए सरकार से, लेकिन देखो इसका कहाँ तक पालन हो। जी धन्यवाद। ये हमारे साथ कुछ युवा थे, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में था, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया पे आप लोग जुड़िए। और सोशल मीडिया ही आज के समय में वर्तमान में बहुजन मीडिया है, क्योंकि जिस तरीके से देश की मीडिया पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है और जिस तरीके से पक्षपात कर रही है, जो किसान का, मजदूर का जो सवाल है उसको करिए और सोशल मीडिया को मजबूत बनाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। जय हिंद।